विज्ञान साइंस विषय में आज हम देख रहे हैं अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो बच्चों इसके अंतर्गत हमने देखा कि जंतु या जो सजीव हैं, सजीव जीव जंतु, वो अपने शरीर में होने वाले उद्दीपनों या संवेदनाओं का या प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए किस तरह से अनुक्रिया करती हैं, यानी जो उनको जो तालमेल या सामंजस्य करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए उनका जो सिस्टम होता है, शरीर का जो अंग होता है, तो वह किस तरह से नियंत्रण या समन्वय करता है। और जंतुओं में तो जो तंत्रिका तंत्र होता है, तो वही हमारी सारी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे तेज रोशनी में आंखें बंद हो जाना या कांटा चुभने पर हमें उस अंग को या पैर को या हाथ को उस स्थान से हटा लेना, या गर्म वस्तु को छूते ही हमें वो अपना हाथ उस जगह से अलग कर लेना। तो बच्चों इसे कहा जाता है नियंत्रण और समन्वय। तो जंतुओं में जितने प्रकार के जीव हैं उन सभी में ये तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्या है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं से हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, तंत्रिका तंत्र जिनसे बनी होती है उनको न्यूरॉन बोलते हैं। छोटी छोटी इकाई होती हैं या छोटे छोटे रेशे समान संरचना होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो है बहुत से न्यूरॉनों से मिलकर बना होती है, और न्यूरॉन की प्रत्येक ध्रुमिका यानी न्यूरॉन के सिरे का जो रेशेनुमा भाग है, वह हमारी सभी कोशिकाओं से संबंधित रहते हैं। और कोशिका में जैसे कोई उद्दीपन या अनुक्रिया होती है, तो ये उसकी सूचना हमारे मेरुरज्जु या तंत्रिका तंत्र को पहुंचाते हैं, और तंत्रिका तंत्र उस बात की सूचना तुरंत मस्तिष्क को पहुंचाता है। मस्तिष्क हमारे संबंधित अंग को आदेश देता है, और वहाँ से हाथ हटाने या पैर हटाने के लिए, या जो अनैच्छिक जो क्रियाएं हमारे शरीर के लिए हो रही हैं, या जो हमारे लिए असहनीय है, ठीक है, या जो हमारे लिए किसी तरह से हमारे शरीर के लिए जो किसी तरह से लाभदायक नहीं है, तो ऐसी कुछ क्रियाएं अचानक से बाहर से हो जाती हैं, या उद्दीपन जिसे कहा जा सकता है, या संवेदना जिसे कहा जा सकता है। तो ऐसी क्रियाएं अगर हमारे शरीर में कहीं से हो जाती हैं, तो उनसे रक्षा के लिए हमारा शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है, वह हमारे शरीर के सभी अंगों की रक्षा करता है और हमको बाह्य उद्दीपनों से बचाता है, ठीक है। तो जंतुओं में तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कोशिकाएं न्यूरॉन द्वारा किसी भी संदेश सूचना को हमारे तंत्रिका तंत्र को पहुंचाती हैं। तंत्रिका तंत्र वह सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचाता है, और मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को तुरंत यह आदेश देता है कि वह संबंधित अंग से मतलब उसकी सुरक्षा के लिए या तो संबंधित अंग वहाँ से अपना हाथ हटा लेता है, पैर हटा लेता है, या जिसे ग्राही बोलते हैं। तो ग्राही उस कार्य को करने के लिए मस्तिष्क संदेश देता है। अब अगला आता है बच्चों पादपों में समन्वय। पादपों यानी पौधों में समन्वय किस तरह से होता है। तो आपको मालूम होगा कि जंतुओं में तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही उनमें पेशियाँ होती हैं। जैसे हमारे हाथों में पैरों में पेशियाँ होती हैं ना, मसल्स होती है, तो बच्चों जंतुओं में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही पेशियाँ होती हैं। और वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, तो ये सब अगर उनमें नहीं होता है तो वो अपना बचाव कैसे करते हैं। तो बच्चों कुछ पौधे आपने देखे होंगे कि जब हम चुईमुई के पत्ते, चुईमुई का जो पौधा होता है, उसकी पत्तियों को जब हम छूते हैं तो हमारे हाथ के स्पर्श से ही वह पत्तियाँ मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं और पत्तियाँ नीचे की ओर झुक जाती हैं, ठीक है। और जब एक बीज अंकुरित होता है, तो बीज के अंकुरण के समय आपने देखा होगा कि तने वाला भाग जो है वह हमेशा सीधे प्रकाश की ओर बढ़ता है, और जो जड़ वाला भाग है वह हमेशा मिट्टी में गहराई की ओर या जमीन में अंदर की ओर जाता है। तो बच्चों ऐसा क्या होता है, ठीक है, पौधों में ये सब क्रियाएं कैसे होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि चुईमुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेज़ी से गति करती हैं। चुईमुई में जो रसायन होता है चुईमुई के पौधे में, तो वो हमारे हाथ के स्पर्श से ही वह बहुत तेज़ी से गति करने लगती हैं। और इस गति से वृद्धि का वैसे तो कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन ये स्पर्श से संबंधित होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकुरित बीज में जो अंकुरित हो रहा है पौधा, तो पौधा हमेशा तना ऊंचाई की ओर बढ़ता है, प्रकाश की ओर गमन करता है, जबकि जड़ जो है जमीन में गहराई की ओर गमन करती है, ठीक है। तो इस तरह से ही
पौधों और पौधों में जो क्रियाएं होती हैं तो वो स्पर्श से या कुछ प्रकाशानुवर्ती होती हैं, प्रकाश की ओर गति करती हैं तो उसे प्रकाशानुवर्ती कहा जाता है। और पौधे के जो भाग जल की ओर गति करते हैं उसे जलानुवर्ती कहा जाता है। और जैसे कि जड़ है, जड़ हमेशा गहराई की ओर गति करती है तो इसे गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, तना प्रकाश की ओर गति करता है, ऊपर बढ़ता है तो इसे प्रकाशानुवर्ती बोला जाता है। और कुछ भाग पौधे के ऐसे होते हैं जैसे कमल का पौधा या अन्य भाग है तो वो जल की ओर गति करते हैं, इसे जलानुवर्ती या जल में जो रहते हैं पौधे। और जो पौधे के जो भाग जमीन में गहराई में गुरुत्व की ओर गमन करते हैं उन्हें गुरुत्वानुवर्ती बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अगला आता है इसमें उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। ठीक है, तो जैसे कि हमने चुईमुई के पत्तियों को छुआ तो चुईमुई की पत्तियों को छूते ही उनमें तत्काल अनुक्रिया होने लगती है। क्यों? क्योंकि यह जो हार्मोन्स निकलता है तो वह वृद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है, और इनमें तंत्रिका ऊतक भी नहीं है, ना ही कोई पेशियां हैं। तो इसमें अगर देखा जाए कि पौधे, हमको इस बात को देखना है कि पौधे की किस भाग में गति होती है। तो यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु और गति वाला बिंदु दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसका हमको ये स्पष्ट मतलब क्लियर समझ में नहीं आता कि हमने जिस भाग को छुआ है, जिस पत्ती को छुआ है वहीं से मुड़ना बंद हुआ या किसी दूसरी पत्तियों से मुड़ना बंद हुआ। ठीक है, तो पादप में क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचरित करने वाले वैद्युत रसायन का उपयोग करते हैं। पादप क्या करते हैं कि जो भी इनमें स्पर्श या जो भी अन्य गति होती है, बाहर से जो भी प्रेरणा होती है या संवेदना होती है तो वो पौधे एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने के लिए, संचरित करना यानी पहुंचाना या भेजना, तो उसके लिए वैद्युत रसायन का उपयोग करते हैं। लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई भी विशिष्ट अंग, जैसे कि जंतुओं में हाथ होते हैं, पैर होते हैं, मुंह अलग होता है, पौधों में इस तरह के कोई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी पड़ती है। ठीक है, जंतुओं जैसी गति करने के लिए इन्हें अपनी आकृति बदलना पड़ती है। तो पादप कोशिकाओं में जो होती हैं तो उनमें जंतु कोशिकाओं की तरह अलग से प्रोटीन भी नहीं पाए जाते और वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को ये बदल लेती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आकृति को बदल लेती हैं तो पत्तियां फूलने और सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। अगला है बच्चों वृद्धि के कारण जो गति होती है, वृद्धि के कारण पौधों में जो गति होती है। तो मटर के पौधे को आपने देखा होगा, तो इसी तरह से कुछ दूसरे पादप भी प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। तो ये जो प्रतान होते हैं, प्रतान यानी जो पतले तने वाले पौधे होते हैं जिनको आधार की या किसी सहारे की ज़रूरत होती है, तो आपने देखा होगा कि इनमें पत्तियों की बाजू से तने का जो संधि होती है तो वहाँ से इनमें कुछ धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं और यही धागेनुमा संरचनाएं किसी ठोस आधार से चिपकती जाती हैं और पौधा ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं और जब वे किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो कि वस्तु के संपर्क में होता है तो उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। ठीक है, यानी किसी आधार से या किसी वस्तु से प्रतान यानी रेशे समान संरचनाएं जो किसी आधार से लिपटती जाती हैं और पौधा ऊपर बढ़ता जाता है। तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वह तेजी से गति करता है और प्रतान का वह भाग जो कि वस्तु के पास होता है वह उतनी तेजी से गति नहीं करता। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है और जैसे कि आपने देखा होगा कि पौधे जो हैं धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं कि एक निश्चित दिशा में गति करते हैं और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि दो उदाहरणों में देखा गया है पेज संख्या 134 पर कि मान लो हमने किसी
नवोदित पौधे को गमले में जिसमें हमने लगाया है, तो हमें प्रयोग करने के लिए हमने एक नवोदित पौधे को गमले में लगा हुआ पानी सिंचा हुआ पौधा, उसको हमने ऐसे स्थान पर रख दिया, खिड़की के अंदर वाले स्थान पर, जहाँ की प्रकाश सीधा सीधा नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, तो हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि, और उसमें हम पानी डालते रहते हैं पौधे में ताकि वो मरे ना, सूखे ना। तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पौधा, उसमें गति हो रही है, यानी वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि के साथ साथ पौधा कुछ समय बाद उस दिशा में गति करेगा जहाँ से कि प्रकाश आ रहा है, यानी पौधा प्रकाश की ओर गति करता है। ठीक है, तो पौधे जो है, पत्तियां जो है, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में करती हैं, और पत्तियां या तना सदैव प्रकाश की ओर ही गति करता है। तो इस प्रयोग को दर्शाने के लिए गमले को हमें खिड़की जहाँ से कि प्रकाश आ रहा है, तो हमें प्रकाश के ठीक सामने नहीं रखना है गमले को, प्रकाश से थोड़ा सा हट के हमें अंदर की ओर रख देना है। और कुछ दिन बाद जब हम देखते हैं कि पौधे में थोड़ी सी वृद्धि हुई, तो पौधा सीधा खिड़की की तरफ जहाँ से प्रकाश आ रहा है उस तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पौधा जो है या पत्तियाँ जो हैं वो प्रकाश की ओर गति करती हैं, न प्रकाशानुवर्ती होती हैं। अगला है बच्चों गुरुत्वानुवर्ती। तो एक गमला हमको लेना है जिसमें हमने पौधा लगाया है, तो इस गमले में हमें ये ध्यान रखना है कि गमले में नीचे से पूरा पैक ना हो। ठीक है, तो उसमें हमें कुछ ऐसे छिद्र कर देना है ताकि जड़ जो है वो गमले से नीचे निकल सके। तो जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हमको गमले को आड़ा रख देना है। ठीक है, गमले को हमको कैसा रख देना है, आड़ा कर देना है, और उसमें हमें देखते रहना है कि इसकी मिट्टी इसके गमले से बाहर ना निकले और मिट्टी नम बनी रहे। थोड़ी सी देर के लिए हम चाहें तो सीधा करके इसको पानी इसमें डाल सकते हैं। और हम देखते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं कि गमले में जो नीचे से जो जड़ निकल रही है, तो वह जड़ सीधी नीचे की ओर, यानी पृथ्वी की ओर या गुरुत्व की ओर गमन करती है। जड़ नीचे की ओर गमन करती है, मिट्टी में गहराई की ओर गमन करने लगती है। और पौधे का जो तना है, तो तना ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर। तो जो जड़ उसके गुरुत्व की ओर गमन करती है तो उसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती बोला जाता है। और जो तना जो है गुरुत्व के विपरीत दिशा में गमन कर रहा है तो इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती बोला जाता है। ठीक है, यानी गुरुत्व के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती बोलेंगे, और जड़ गुरुत्व में गहराई में जा रही है तो इसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती बोला जाता है। तो इस तरह से दो प्रयोगों से हमने ये देखा कि तना और पत्तियां सदैव प्रकाश की ओर गमन करते हैं तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहलाते हैं, और जड़ जो है सदैव जमीन में गहराई में मिट्टी की ओर गमन करती है तो इसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है और तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। ठीक है, अब बच्चों हम देख रहे हैं कि पौधों में किस तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, क्योंकि पौधे में वृद्धि विकास होते हैं। हम एक बीज डालते हैं, बीज में अंकुरण होता है, अंकुरण के बाद छोटी पत्तियां दिखती हैं, पत्तियों के बाद उसमें क्रमशः शाखाएं दिखने लगती हैं, शाखाओं पर पत्तियां ज़्यादा दिखने लगती हैं, तना भी मोटा दिखने लगता है, जड़ भी ज़मीन में गहराई में वृद्धि करने लगती है। तो इस तरह से ये सारी क्रियाएँ पौधों में किस तरह से होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि हार्मोन्स जो हैं वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, तो वह इनमें 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये हार्मोन्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और एक एब्सिसिक, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक। ठीक है, ये हार्मोन्स पौधों में पाए जाते हैं। तो पहला हम अध्ययन कर रहे हैं ऑक्सिन का। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है वह प्रारोह के अग्रभाग में, यानी पौधे के शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है, निर्मित होता है। और ऑक्सिन का कार्य क्या है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, कोशिकाओं को यानी पौधे को ऊंचाई में बढ़ाता है ऑक्सिन, और ये पौधे के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। ठीक है, अगला है ऑक्सिन का, ऑक्सिन पौधे की लंबाई में वृद्धि कराता है, और
पादप जो है प्रकाश की ओर, प्रकाश और लंबाई में ऑक्सीजन वृद्धि कराता है। दूसरा आता है जिबरेलिन। ठीक है, तो जिबरेलिन जो है यह भी ऑक्सीजन हार्मोन्स की तरह है, तनी की वृद्धि में सहायक होता है। जिबरेलिन भी ऑक्सीजन हार्मोन्स की तरह पौधे की वृद्धि में, तने की वृद्धि में सहायक होता है। और तीसरा, पहला हमने पढ़ा बच्चों ऑक्सीजन, जो कि पौधे के शीर्ष भाग पर होता है, ये पौधे की लंबाई में वृद्धि कराता है, प्रकाश की ओर वृद्धि कराता है। दूसरा हमने पढ़ा जिबरेलिन, तो जिबरेलिन जो है वह तने की वृद्धि कराता है। जिबरेलिन हार्मोन से तने या शाखाएं जो होती हैं वो वृद्धि करती हैं। अगला है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन पौधों में जो कोशिका विभाजन होती है उसको ये प्रेरित करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को। और इसीलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में ये पाया जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के काम आता है, तो फल और बीज में साइटोकाइनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला आता है बच्चों चौथा एब्सिसिक। तो यह वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन्स है। ठीक है, वृद्धि यानी बढ़ती हुई वृद्धि को संदमित करने वाला, सीमित करने वाला हार्मोन्स है। तो जैसे कि पत्तियों का मुरझा जाना, ये एब्सिसिक हार्मोन्स के कारण ही होता है। तो बच्चों हम देख रहे थे पादप हार्मोन्स, इसमें हमने 4 प्रकार के हार्मोन्स का अध्ययन किया। ठीक है, अब आगे बच्चों हम देख रहे हैं जंतुओं में हार्मोन। तो जंतुओं में जिस तरह की हमने देखा कि पादप उसके बिना इधर उधर चले अपनी गति करते जाते हैं, तो इस तरह से जंतुओं में भी हमें हार्मोन्स का अध्ययन करना है। तो हमने देखा कि एक गिलहरी जो कि विषम परिस्थिति में होती है, तो वो अपने आप को क्या महसूस करती है, या अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए क्या करती है, किस तरह से तैयार करती है। ठीक है, तो जंतु भी अपने आप को परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं, जैसे कि लड़ना है, दौड़ना है आदि। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि जिनसे कि जंतु हमेशा तत्पर इसके लिए तैयार रहते हैं। तो गिलहरी में शरीर जो है अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर कार्य करता है। ठीक है, कब कैसी परिस्थिति बन जाए तो उसके लिए विद्युत आवेग की तरह वो कार्य करती है। और जो रासायनिक संकेत जो भेजा जाता है तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर में वह वृहत हो जाता है, वहाँ जाके वो अपना ये कार्य करा देता है। ठीक है, अब जो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि जिसे बोला जाता है, आपके जो वृक्क या किडनी होते हैं हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो किडनियाँ होती हैं, किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसको एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क, हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। तो बच्चों इस ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन्स निकलता है, जो कि जंतुओं में ये एड्रिनलिन हार्मोन्स जो है वह सीधा निकल के रुधिर में मिल जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर के साथ साथ ही पहुंचा दिया जाता है। तो यह विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। ठीक है, यह हृदय सहित और लक्षांगों यानी जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है तो वहाँ जाके विशेष कार्य करता है। जैसे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। जैसे जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो हमारे हृदय की धड़कन अपने आप से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि भागने दौड़ने के बाद हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो धड़कन बढ़ने से हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है। ठीक है, और पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। उस समय क्या होता है कि त्वचा और पाचन तंत्र में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। क्या होता है? क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं, उस समय सिकुड़ जाती हैं। और यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियां, या नहीं कि जो पेशियां हमारी कंकाल से या अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें कंकाल पेशियां कहा जाता है। तो बच्चों, जब कोई आपातकाल या कोई अचानक से हमारे शरीर में बदलाव आता है या कोई ऐसी चीज़ देख के
हमें अपने आप में परिवर्तन है, भागना दौड़ना है, चीखना चिल्लाना है, ऐसी कुछ अनुक्रिया करनी होती है, तो उस समय एड्रेनलिन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, तो इसके लिए है कि रुधिर में मिल के ये शरीर के सारे अंगों में जाता है और हृदय हृदय के साथ ये हमारे शरीर की त्वचा है, आहार नाल है, उसमें जाता है। और जब हम भागते दौड़ते हैं, चीखते हैं, उस समय हमारे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा रक्त दाब बढ़ जाता है और हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति शीघ्रता से होने लगती है। ठीक है बच्चों, अब अगला हम देख रहे हैं कि हाँ, हमारे शरीर को आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है, या डॉक्टर जो है आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देते हैं, डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है वो आयोडीन की हमें अपने उसमें आहार में आयोडीन नमक लेना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है यह गले में पाई जाती है। ठीक है, गले में जो हमारा स्वरकंठ होता है उसके ठीक नीचे थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनता है और थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य क्या करता है, थायरॉक्सिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का कार्य करता है, या मतलब उपापचय में हमारे उपापचय के द्वारा हमारे शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यानी थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। ठीक है, और उपापचय का मतलब जानते हो, मेटाबॉलिज्म, उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो उपचयन है ना, हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं तो भोज्य पदार्थों का विखंडित होना और इनसे ऊर्जा प्राप्त होना। ठीक है, इसको उपचयन बोला जाता है, भोज्य पदार्थों का विखंडित होना और इससे